स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस बरवाड़ी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारे साथ रेलवे ग्रुप डी जी के जीएस की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास इन डिटेल्स देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि वह कौन सा शहर है जिसमें पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है गया, वाराणसी, अयोध्या और द्वारिका। तो साथियों इसका आंसर हो जाता है अयोध्या। अब इसके कुछ डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। डिटेल्स क्या है, तो पहले और चौथे जैन तीर्थंकर की जो जन्मभूमि है वह कहाँ है? अयोध्या। यही हमारा क्वेश्चन था। अब हमसे ये सवाल पूछ ले कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये जवाब हो जाएगा ऋषभ देव थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है? तो ये अजीतनाथ हैं और इनका भी जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या है। जैन धर्म के यदि हम तीसरे जन्म तीर्थंकर की बात करें तो इनका नाम है संभवनाथ और इनका जन्म स्थान है श्रावस्ती। और जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर का नाम है अभिनंदन नाथ और इनका जन्म स्थान है अयोध्या। अब आगे देखते हैं कि ऋषभ देव के द्वारा जो है जैन धर्म का स्थापना किया गया था, इसलिए इनको प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जैन धर्म का स्थापना ऋषभ देव ने जरूर किया था, लेकिन यदि हमसे ये सवाल पूछ ले कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो साथियों इसका आंसर हो जाता है महावीर स्वामी। अब यहाँ पे जैन धर्म में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, जहाँ आस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, और चौथा है अपरिग्रह। 5 बाद में जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। फिर है जैन धर्म को मानने वाले लोग जिस स्थान पर पूजा करने जाते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को जैन मंदिर या देरासर कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म जो है 2 हिस्सा में टूट गया था, जिसमें से एक का नाम श्वेतांबर है और दूसरे का नाम दिगंबर है। तो साथियों ये था कुछ एक्सप्लेनेशन। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी बताना है। ऑप्शन है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति था जिसका नाम देव नाम प्रिय या इसी का नाम प्रियदर्शी भी था। अब देव नाम प्रिय का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो देव नाम प्रिय का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो देवताओं का प्रिय है, और प्रियदर्शी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता था देव नाम प्रिय को। और प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के साथ दया करता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, जिसने मौर्य वंश का स्थापना भी किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने जो है 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटस के साथ में, किसके साथ? सेल्यूकस निकेटस के साथ में लड़ाई किया था और उसको हरा भी दिया था। चंद्रगुप्त जो है, यदि ये सवाल पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में किस धर्म को अपनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। अगला अगर हम इसी के साथ गौतम बुद्ध को देख ले और भगवान महावीर, ये 2 चीज को देख लेते हैं। तो यदि गौतम बुद्ध का जन्म पूछे तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किए थे और लगातार इन्होंने 49 दिन तक ध्यान किया था और अंत में जाकर बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जो पीपल वृक्ष था इसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया था। भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और अंतिम तीर्थंकर भी। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये भी कहाँ पे साथियों? तो ये भी बिहार में ही स्थित है। ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से और संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों यहाँ पे इसकी राजधानी भी याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वह है कैनबरा, ब्रिटेन लंदन, आयरलैंड डबलिन, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अब हमसे जो सवाल पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। यदि हमसे ये पूछ ले कि बताइए समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, उच्च और निचले सदन की संयुक्त बैठक, इनको कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यदि हमसे सवाल ये पूछ ले दोस्तों कि सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता,
कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख और द्विसदन, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और यदि हमसे सवाल ये पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो कई बार पूछा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद है राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव कराने की विधि, इसको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से देखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना, क्योंकि जनगणना हमारा वर्ष 2011 में ही हुआ था दोस्तों, प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन है दोस्तों 85.6%, 80.9%, 64.6% और 74.04%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है 74.04%। अब थोड़ा इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कि भारत की जो साक्षरता दर है वह 74.04% है। यदि हम महिला और पुरुष की बात करें तो पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है, साथियों महिला की साक्षरता दर 65.46% है। यदि हम ये बात करें कि बताइए कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों वह केरल है, जहाँ पे 94% साक्षरता है। दूसरा लक्षद्वीप आ जाता है, जहाँ पे 91.8% है। तो आप देख रहे हैं कि राज्य के मामले में केरल आगे आ जा रहा है और यूटी के मामले में, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के मामले में साथियों लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो दोनों बात याद रखेंगे कि केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है और लक्षद्वीप जो है ये सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। 5 कहता है कि गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा तेंदुलकर समिति किस वर्ष नियुक्त की गई थी? गरीबी रेखा जानते हैं आप लोग, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसके लिए एक समिति बनाया गया था, तेंदुलकर समिति। ये कब बनाया गया था ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन है 1991, 1993, 1979 और 2005। दोस्तों राइट आंसर हो जाता है 2005। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने और गरीबी रेखा को मापने के लिए जो तेंदुलकर समिति बनाया गया था, इसकी ये समिति कब बनाया गया था? 2005 में। एक और इंपॉर्टेंट याद कर लोगे, रंग राजन समिति दोस्तों, जिसे 2014 में बनाया गया था। वैसे इसकी स्थापना जो है 2012 में की गई थी और इसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती रंगराजन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारा, नागालैंड की आओ आओ जनजाति। ये तो ये भी बात याद, आओ कहाँ की जनजाति है? नागालैंड की जनजाति है। तो नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है जो खेत में बीज बोने के बाद बोया जाता है, उस त्योहार का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारे पास हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव, मिमकुट महोत्सव या आओलांग महोत्सव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आओलांग महोत्सव। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन कि नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है। इसके अलावा इसे जो है मोत्सु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह त्योहार जो है खेत में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अन्य राज्यों के त्योहार है जिसको हमको याद रखना है। यदि पूछ ले हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव और सेक्रेनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव, ड्री महोत्सव, सोंग महोत्सव, रेह महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा चापचर कूट, इसके बाद मीमकूट और पावलकुटी ये मिजोरम में मनाया जाता है। खासी महोत्सव, वंगला महोत्सव और रानीकोर महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और अम्बुबासी महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। साथियों इस बात का ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है हमारा, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन है साथियों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, पहला बात। इसके अलावा इसने और क्या किया था? तो इसने ब्रिटिश सिविल सेवक और शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से काम किया था। इसके अलावा ये जो कॉलेज का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो इंग्लैंड के राजा थे विलियम तृतीय, और विलियम तृतीय इन्हीं के नाम पे जो है फोर्ट विलियम कॉलेज रखा गया है। अब सवाल ये आता है कि बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज को कोलकाता में ही क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि उस दौरान जब हमारे यहाँ ब्रिटेन शासन कर रहा था तो उस समय जो उनका प्रशासनिक केंद्र था वह कोलकाता ही हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, पाल, प्रतिहार,
राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? ऑप्शन है साथियों मगध, पाटलिपुत्र, ग्वालियर और कन्नौज। क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये 3 प्रमुख राजवंश थे और इन्होंने जो है कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई युद्ध किया है। अगर ये हम जानना चाहे कि कन्नौज वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। यदि हमसे ये सवाल पूछ ले कि बताइए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय उत्तर भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी किसे माना जाता था, तो ये हो जाएगा दोस्तों कन्नौज को माना जाता था। ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्ति की अनुमानित राशि क्या है? क्या बोल रहा है? केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कर प्राप्ति की अनुमानित राशि क्या है? यहाँ से एक बात और याद रखना है साथियों, वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से होती है और इसका जो अंत होता है साथियों वह 31 मार्च को होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हमारा सवाल है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्ति की अनुमानित राशि क्या है, तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 26.02 करोड़ रुपया, 27.02 लाख रुपया, 28.02 लाख करोड़ रुपया, 29.02 लाख करोड़ रुपया। तो राइट आंसर हो जाता है साथियों 26.02। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लोग समझ गए। आगे की बात करें तो निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लोकसभा में इन्होंने 7वां केंद्रीय बजट पेश किया था जिसका थीम क्या था? 2047 तक विकसित भारत बनाना। 2047 तक विकसित भारत। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हो गया? ऑप्शन है रायचूर की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या आर्केड की लड़ाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तालीकोटा का युद्ध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 26 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुआ था और इसमें जो हार हुआ था वह किसका हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का इसमें हार हो गया था। ठीक है। अब यदि हम ये पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसका स्थापना किसने किया, तो इसका स्थापना 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का ने किया था। ठीक है, कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। इस दौरान विजयनगर पे 4 राजवंश के द्वारा शासन किया गया, जिसमें सबसे पहला संगम वंश था, दूसरा सुलु वंश था, तीसरा तुलु वंश था और चौथा अरविडु वंश था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पर कितने कितने राजवंशों ने शासन किया दोस्तों? 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसका नाम था संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। ठीक है, चलिए यदि ये सवाल पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये जवाब हो जाएगा रंगा तृतीय जो है इसका अंतिम शासक था। सुलु वंश का स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना नरसिम्हा ने किया था। तुलु वंश का स्थापना किसने किया था? नरसा नायक ने किया था। जबकि जो कृष्णदेव राय थे इनका संबंध किस वंश से था दोस्तों? तो ये तुलु वंश से था। परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है दोस्तों 6ठा है या 9वां है। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 7वां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना? गरीबी हटाओ का नारा किसके तहत दिया गया था? तो ध्यान देंगे साथियों, ये नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और क्या दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके अलावा इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। अब यदि हम पूछ ले कि बताइए कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर कब जोर दिया गया था, तो ये जोर दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और इसके अलावा धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किस पर जोर दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ये बात को ध्यान रखना है, आर्थिक उदारीकरण VBI है, इसकी शुरुआत जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन का को किसने विकसित किया? क्वेश्चन क्या है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन का विकास किसने किया? डीआरडीओ, अंतरिक्ष, एचएएल और इसरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसरो का स्थापना किसने किया था। इसरो का स्थापना विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969 में हुआ है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी कि जल जीवन मिशन जो है कब तक पूरा हो जाएगा? वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक, वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक, वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। अब जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को इसका शुरुआत हुआ था साथियों। और इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक भारत के जितने भी ग्रामीण घर हैं इन सब के यहाँ जल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। अब प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना था इसके तहत। एक दिन में एक व्यक्ति को 55 लीटर। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, मिलांडर है, डेमेट्रियस है, अलेक्जेंडर है और यूक्रेटाइड्स है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिलिंद पन्हो एक कैसा ग्रंथ है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है और ये कब का माना जाता है? तो 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर ये देखें कि सिकंदर जो है ये कहाँ का राजा था? तो ये मकदूनिया का राजा था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप इसके पिता का नाम था। ठीक है। और सिकंदर महान के द्वारा पोरस के साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हाइडे स्पेस का युद्ध लड़ा गया था, जो कि झेलम नदी के तट पर 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्का, एक चांदी का टंका और दूसरा तांबा का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश जो है भारत में शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। याद कर लोगे कि भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। ठीक है। अब लो देखो, अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो यहाँ पे 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये जो लोधी वंश है, लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक का नाम क्या था? वह था इब्राहिम लोधी। ठीक है। कौन था? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर यहाँ पे जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है दोस्तों कुचिपुड़ी, ओडिसी, बिहू और मणिपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहू हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं ये याद रखोगे। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। ठीक है। सबसे पहला है कथक, और ये कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य है। दूसरा है सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तीसरा है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। चौथा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। फिर है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी ये कहाँ का है? पूर्वोत्तर भारत का है। ओडिसी ये कहाँ का है? उड़ीसा का। और छऊ, छऊ जो है पूर्वी भारत का है, ये झारखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। छऊ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि छऊ नृत्य जो है ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 जगहों पे फैला हुआ है, पहला झारखंड में, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो झारखंड में जो नृत्य शैली छऊ की है वह सरायकेला नृत्य शैली है, और उड़ीसा में मयूरभंज नृत्य शैली है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया नृत्य शैली है। दोस्तों तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन PYQ। तो कैसा लगा आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसे अपने ग्रुप में शेयर कर लेंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।